हेलो दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है साथियों। तो उत्तराखंड लेक्चरर की भर्ती आने वाली है, जैसे कि आपको पता ही है साथियों। तो इसके लिए आप लोगों को इसके बारे में पूरी जॉब प्रोफाइल पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कौन से लेवल की जॉब आपकी रहने वाली है और इसमें क्या वेतनमान रहता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना, वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेके आप एक सब्जेक्ट से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, उसका फीस आपको कैसे करना पड़ेगा, पिछली बार कितने पद इसमें थे और इस बार क्या रहने की उम्मीद है, और महिला संवर्ग और सामान्य संवर्ग क्या होता है, और शैक्षिक अर्हता, जैसे कि आप लोगों के आ रहे थे भाई हमारी संस्कृत को लेके, हिंदी को लेकर के हमारे ग्रेजुएशन में ये था, लेकिन स्नातकोत्तर में ये सब्जेक्ट थे, स्नातक में ये सब्जेक्ट थे, इस प्रकार से हम क्या भर सकते नहीं। और पिछली बार फीस क्या थी और इसका जो सिलेबस है वो किस प्रकार का सिलेबस रहता है, और ये सारी चीज़ें और बाकी जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं इसको फॉर्म को भरने के लिए, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल शांत होकर के लास्ट तक देखिएगा। अगर बीच में आप कहीं पर भी अगर मिस करते हैं ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, तो फिर आप कमेंट करोगे कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, हम ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो एक बार किसी भी चीज़ को अगर एक बार आप अच्छे तरीके से समझ लोगे तो बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, आप बाकी लोगों तक भी शेयर कर लीजिए, और वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, तो ये 2020 में जो भर्ती आई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो बिल्कुल ऑफिशियल है। ठीक है, 2020 में जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये 12 अक्टूबर 2020 को ये आया था, और इसका एग्ज़ाम वगैरह 2021 में हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से खैर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये क्या देखें। जो इसमें मेन चीज़ है दोस्तों, ये पद का स्वरूप अगर देखते हैं, वो आपको पता ही है। 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक का इसका जो है वो रहता है वेतनमान। आप देखेंगे यहाँ पर को, तो लेवल 8 की ये जॉब है। ठीक है, तो बिल्कुल ज़बरदस्त जॉब होती है, आपको पता ही है। इसमें जो मेन हो जाता है आयु सीमा होती है, जैसे कि आप लोग हमेशा बोलते हो कि सर आयु सीमा, आयु सीमा, आयु सीमा। तो इसमें आयु सीमा जो है जुलाई में आपकी गणना होती है, जो अभी 2024 या फिर 2025 होगा, जब पद आएंगे उसके हिसाब से वो आयु की गणना का उसमें आएगा। तो इसमें जो न्यूनतम आयु मांगी जाती है वो 21 वर्ष मांगी जाती है, जो मैक्सिमम होती है दोस्तों वो 42 वर्ष से इसमें ली जाती है। ठीक है, तो ये न्यूनतम और मैक्सिमम ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों के कमेंट आते हैं, क्या हम एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आप एक से अधिक शाखाओं के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन केवल महिला अभ्यर्थी। ठीक है, जो फीमेल अभ्यर्थी हैं वो क्या करेंगे, वो सामान्य शाखा में भी भर सकते हैं। ठीक है, सामान्य शाखा में भी भर सकते हैं, और वो जो है महिला शाखा में भी भर सकते हैं। ठीक है, सामान्य और महिला वो दोनों शाखा में भर सकते हैं। कौन? जो फीमेल कैंडिडेट हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट केवल सामान्य शाखा के अंतर्गत भरने वाले हैं। अब यहाँ पर भरने के लिए एक दो चीज़ हो जाता है ना, आप लोगों को एक दिमाग में डाउट रहता है कि सर हम जब अगर फॉर्म भरते हैं तो क्या उसके लिए हमको फीस अलग अलग देनी होगी। ये मैं महिला और पुरुष दोनों के लिए बता रहा हूँ, फिलहाल मैं महिलाओं के लिए बता लेता हूँ। जो सामान्य शाखा में है, सामान्य शाखा के लिए महिला ने आवेदन किया, और इन्होंने दो सब्जेक्ट से एमए कर रखा है, तो ये दोनों से भरना चाहते हैं। इन्होंने नंबर एक तो हिंदी से कर रखा है, ये हिंदी से भरना चाहते हैं। दूसरा इन्होंने मान लीजिए इंग्लिश से भी एमए कर रखा है, या पॉलिटिक्स किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है, उससे भी भरना चाहते हैं। ठीक है, अब महिला शाखा में भी ये फिर दोनों से भरेंगे भैया। ठीक है, महिला शाखा में भी दोनों से भरेंगे, तो महिला शाखा में भी सेम रहेगा। अब देखिए, मान लीजिए 150 रुपये फीस है, तो 150 रुपये आपको यहाँ देनी पड़ेगी, 150 यहाँ देनी पड़ेगी, अलग अलग फीस। ठीक है, और उसी मतलब इसमें, और महिला इस यहाँ पर भी 150 रुपये दो सब्जेक्ट के लिए भर रहे, तो 150 रुपये यहाँ पर भी आपको 150 रुपये दोनों के लिए देनी पड़ेगी। यानी कि कितना हो गया, 600 रुपये आपको देनी पड़ेगी अगर आप दो सब्जेक्ट से फॉर्म भरते हैं, महिला शाखा वाले, जिसमें सामान्य और महिला दोनों में भरते हैं यदि। तो अगर अब बात करते हैं हम पुरुषों की, तो जो पुरुष हैं, मेल हैं, वो केवल एक सामान्य शाखा से भरेंगे, जनरल से। ठीक है, वो जनरल शाखा से भरेंगे, तो इसमें मान लीजिए वो भी दो सब्जेक्ट से भरते हैं। ठीक है, दो सब्जेक्ट से भरते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर उनको भी जो है दोनों की अलग अलग फीस पड़ने वाली है। ठीक है, अलग अलग फीस पड़ने वाली है, लेकिन आपको जो है आपको 300 रुपये पड़ेगी। मान लीजिए, ये एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 600 भी हो सकती है अगर आपकी फीस 300 रुपये है तो। ठीक है, तो इस हिसाब से हर सब्जेक्ट के लिए अलग फीस पड़ेगी, लेकिन आपको जो फॉर्म होगा, जो आवेदन करना होगा दोस्तों, वो फॉर्म जो है आपको केवल एक ही फॉर्म भरना होगा, ये नहीं कि अलग अलग फॉर्म भरना होगा। एक ही फॉर्म में टिक करना होता है इसको भरने के लिए। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया मामला यहाँ पर को। अब देखते हैं, जो पिछली बार विज्ञप्ति आई थी, तो उसमें दोस्तों केवल 571 पदों पर ये पिछली बार का की विज्ञप्ति जारी हुई थी। ठीक है,
571 पदों के लिए, जिसमें से जो प्रवक्ता सामान्य शाखा था, ठीक है, तो सामान्य शाखा के लिए 544 पद थे। महिला शाखा का भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सामान्य शाखा प्रवक्ता में देखेंगे आप, हिंदी में जो थे ना दोस्तों, हिंदी में यहाँ पर 84 पद थे पिछली बार, ठीक है। बाकी अनुसूचित जाति के लिए 17 पद थे, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 थे, पिछड़ा वर्ग के लिए ये अनारक्षित वगैरह, ये आप सारा डिटेल देख लेंगे। मैं टोटल बता देता हूँ आपको। अंग्रेजी शाखा के लिए यहाँ पर 74 थे, संस्कृत के लिए 21 पद थे, भौतिक के लिए 64 पद थे और रसायन के लिए 57 पद थे। गणित में यहाँ पर 30 पद थे। जैसे कि गणित में आप देखिए दोस्तों, अब आपको बताऊंगा कि इसमें जो सिलेक्शन हुआ था प्री के बाद, प्री और मेन का भी बता दूंगा, उसके बाद इसमें सिलेक्शन कैसे हुआ था और कितने गुना लोगों को लिया गया था, इस बार क्या संभावना रहेगी वो भी मैं आपसे बात करूंगा अभी, ठीक है। तो शांति से बिल्कुल वीडियो को पूरा बिल्कुल डिटेल में अच्छे तरीके से देखिए, ताकि फॉर्म भरने से पहले आपकी कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। देखिए इसमें 49 पद थे जीव विज्ञान के लिए, नागरिक शास्त्र में यहाँ पर 43 थे, अर्थशास्त्र में 78, इतिहास में केवल 10 पद थे दोस्तों, एससी के लिए केवल 2 पद थे, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कोई पद नहीं था इसमें, देख सकते हैं आप बाकी के पदों को भी। और भूगोल में देखेंगे आप 22 थे, और समाजशास्त्र में 9 पद थे, कला में 1 था, केवल 1 पद था कला में, और मनोविज्ञान में केवल 1, और कृषि के लिए भी केवल 1 पद था। तो कुल मिला के सामान्य शाखा के अंदर यहाँ पर 45 पद थे, ठीक है ना, 45 पद थे, सॉरी 554 पद थे, सॉरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जो मैथ्स था ना, यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए जो है लगभग जो लिए गए थे, अभ्यर्थी लिए गए थे, वो 15 गुना लिए गए थे, ठीक है। 15 गुना अभ्यर्थी लिए गए थे, किसमें, प्री का जो रिजल्ट आया था, प्री के रिजल्ट के बाद। लेकिन अगर बात करते हैं वहीं पर मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए ये आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ा दिया था। तो मैथ्स में केवल 9 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया था। जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें जितने पद यहाँ पर को थे, 30 पद थे, तो 30 में से काफ़ी पद इसमें खाली रह गए थे जो भर ही नहीं पाए। मतलब जो मेन एग्जाम था, मेन एग्जाम में जो है जो लड़के थे वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, अब जब क्वालिफाई ही नहीं कर पाए भाई, तो सिलेक्शन किस बेस पे होगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा पिछली बार देखने को मिला था, ठीक है। बाकी में ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। प्रवक्ता संवर्ग में महिला शाखा की अगर बात करते हैं, तो महिला शाखा में मैंने जैसे आपको बताया केवल महिलाएं आवेदन कर पाएंगी, और यहाँ पर केवल जो कुल पद थे वो 27 पद थे, जिसमें हिंदी के 4 पद थे, अंग्रेजी का केवल 1 पद था, भौतिक शास्त्र में 2 थे, रसायन शास्त्र में 5 थे, गणित के लिए 4 पद थे, और जीव विज्ञान में 5 थे, और अर्थशास्त्र में 5, और भूगोल में 1 पद था। कुल मिला के यहाँ पर को 27 पद जो है पिछली बार के लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर महिलाएं केवल भर पाएंगे। चलिए बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की, जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसके रिगार्डिंग जो है आप लोगों के क्वेश्चन मेरे पास बार बार आते रहते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट ये था, क्या हम भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे। वो सारी चीज़ें आज मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि एक एक का कमेंट में आंसर देना जरूरी नहीं होता। आप लोग कमेंट करते तो हम देखते हैं फिर कमेंट, मतलब ज़्यादातर किस टॉपिक पे कमेंट आ रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर वीडियो बनाना सही रहता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, सबसे पहले पद का नाम दिया है प्रवक्ता समाज शास्त्र, ठीक है। जो जो चीज़ यहाँ पर है हम उन पर बात करेंगे। समाज शास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और मनोविज्ञान और अंग्रेजी। इतने इतने पदों की बात करते हैं, तो इतने पदों के लिए दोस्तों सबसे पहले जो है आपके पास जो है स्नातकोत्तर, यानी कि आपकी एमए एमएससी वगैरह की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आपका एमए कंप्लीट होना चाहिए। कई लोगों को आप जो है, मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट ही होना चाहिए। कई लोग आप लोग पूछते हैं कि क्या हम अपेयरिंग वाले हैं, क्या अपेयरिंग वाले कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपका जो रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अपेयरिंग वाले इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपने। और दूसरा, यहाँ पर आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, या एलटी डिप्लोमा, या भारत सरकार द्वारा वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये कम से कम आपकी एमए और बीएड, ठीक है, मास्टर डिग्री और बीएड, ये दोनों चीज़ें इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। किस बात के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे प्रवक्ता समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र से, भूगोल है तो भूगोल से, अर्थशास्त्र से, ठीक है, और रसायन शास्त्र है तो केमिस्ट्री से आपका एमएससी होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आपकी मास्टर डिग्री जिस भी सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उसमें होना जरूरी है। ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। बाकी बात, और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपने एमए जो है इंग्लिश से कर रखा है, ठीक है, आपने एमए कर रखा है किससे, इंग्लिश से कर रखा है दोस्तों, आपने इंग्लिश से एमए कर रखा है, लेकिन आपने इसकी जगह ग्रेजुएशन आपने बीए नहीं कर रखा है, यहाँ पर आपने किया था बीएससी, ठीक है, बीएससी किया था। लेकिन बीएससी के बाद आपका मूड बन गया कि भाई अब हम एमए करना है, हमको एमएससी नहीं करना है, एमए करना है इंग्लिश से। क्या अब आपने एमएससी कर रखा है तो क्या, सॉरी एमए कर रखा है इंग्लिश से, तो क्या आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। बिल्कुल हाँ, आप भर पाएंगे। इसमें कहीं पर भी जो है ग्रेजुएशन का जिक्र नहीं है, आपने ग्रेजुएशन किसी से भी किया है,
अगर एमए आपने इंग्लिश से किया है, या मान ली हिंदी से कर लिया, या मान लीजिए हिस्ट्री से कर लिया, या ज्योग्राफी से कर लिया, किसी भी सब्जेक्ट से कर लिया, और आपने उससे पहले बीए नहीं कर रखा, आपने बीएससी कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये एक साफ सीधी सी बात है, जो आप लोगों के कमेंट आते हैं उसके आधार पर मैं आपका इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नागरिक शास्त्र की तरफ, नागरिक शास्त्र की तरफ। ठीक है, पॉलिटी की तरफ को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें भी जो है पॉलिटी से आपको स्नातकोत्तर की उपाधि चाहिए, और यहाँ पर एलटी डिप्लोमा या फिर भारत सरकार द्वारा बीएड की उपाधि इसमें भी मांगा गया है। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र में वगैरह इसमें भी कुछ वो नहीं था, इसमें भी सीधे सीधे वही था। प्रवक्ता जीव विज्ञान, ठीक है। अब यहाँ पर हालांकि मैंने आपको बता दिया है रसायन विज्ञान वगैरह ये बता दिया। जीव विज्ञान में देखिए आप जो है जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान के लिए जो प्रवक्ता जीव विज्ञान आएगा, तो वह बॉटनी और जूलॉजी अलग अलग नहीं आएगा। आप जो है किसी भी विश्वविद्यालय से आपने वनस्पति विज्ञान में या फिर जंतु विज्ञान में, बॉटनी में या फिर जूलॉजी में आपका क्या होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए दोस्तों, है ना, सॉरी एमएससी होना चाहिए। ठीक है, तो प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी जाती है। और दूसरा बीएड वगैरह तो आपको करना ही होता है, बीएड तो नेसेसरी है, आपको पता ही है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं है जीव विज्ञान प्रवक्ता के लिए आपको या तो जूलॉजी से एमएससी हो या तो बॉटनी से एमएससी हो। हिंदी की बात करें, ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन सा आती है हिंदी वाले में, संस्कृत वाले में वगैरह में। तो प्रवक्ता हिंदी की अगर आप बात करते हैं, तो हिंदी में सबसे पहले तो आपको हिंदी एमए हिंदी होना चाहिए। ठीक है, एमए हिंदी के बाद जो है दोस्तों आपको ना स्नातक में जो है, ठीक है, संस्कृत विषय के साथ स्नातक आपका बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो संस्कृत विषय के साथ स्नातक की उपाधि आपने के पास होनी चाहिए, या फिर स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि हो आपके पास। ठीक है, या तो आपके पास शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है ग्रेजुएशन में संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन ये रखी गई है। अभी तक ग्रेजुएशन का जिक्र कहीं पर नहीं आया था, हिंदी के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन का जिक्र आ गया। ग्रेजुएशन में आपको संस्कृत जरूरी है, उसके बाद बीएड तो जरूरी है, ये यहाँ पर थोड़ा आ जाता है। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत में भी आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, तो संस्कृत की बात करें साथियों, तो प्रवक्ता संस्कृत के लिए आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर को संस्कृत में सबसे पहले तो आपको संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि, ठीक है ना, संस्कृत से आपका एमए होना चाहिए। दूसरा, या फिर इसके अलावा आपने अगर संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, या फिर आचार्य नव्य व्याकरण, या आचार्य वेद, या आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि ली है, तो भी आप एलटी के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही आपका बीएड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बीएड होना ज़रूरी है, और यहाँ पर जो है बीएड होना जरूरी है, या फिर शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि वही है बीएड, या फिर एलटी वाला जो ये सभी में है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें, मान लीजिए आपने एमए कर रखा है संस्कृत से, ठीक है ना, आपने एमए संस्कृत से कर रखा है, या फिर इसके बदले आपने इतनी चीज़ें कर रखी है संस्कृत विश्वविद्यालय से जो मैंने बताया है, इनमें से कुछ एक, ठीक है, कुछ कोई भी, तो ये चीज़ें अगर आपने कर रखी हैं, तब आप इस फॉर्म को संस्कृत के लिए भर पाएंगे। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमारी ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं थी वगैरह, तो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन के संस्कृत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिस प्रकार से यहाँ पर हिंदी के लिए दिया है कि ग्रेजुएशन में आपकी संस्कृत होना जरूरी है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया होता। ठीक है ना, तो अगर ये आपने ग्रेजुएशन सॉरी एमए कर रखा है संस्कृत से, तो भी आप इसको कर पाएंगे। अब कला की बात करें, तो कला में जो है चित्रकला की बात करते हैं, तो इसमें जो है रेखांकन और चित्रकला से, यानी कि ड्राइंग एंड पेंटिंग में आपका एमए की डिग्री आपके पास, दूसरा बीएड की डिग्री आपके पास, ठीक है, या फिर एलटी डिप्लोमा। तो ये चीज़ें भी जो है किसके लिए मांगी गई हैं, ये कला के लिए मांगी गई है। दूसरा बात करते हैं कृषि शास्त्र के लिए, जिसमें केवल एक पत्ता पिछली बार, इस बार पता नहीं कितने होने वाले हैं। ठीक है, हालांकि जो अध्याचन था कुछ समय पहले एक आया था इसका, लेकिन मैं वो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी भी तरीके से गलत जानकारी देना सही नहीं है। तो जब उसका ऑफिशियल आएगा, सही जानकारी आएगी दोस्तों, तभी देंगे। तो इस बारे में कुछ भी बता देना सही बात नहीं है, ठीक है ना। कृषि शास्त्र में जो है, कृषि में आपका क्या होना चाहिए साथियों, कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर, ठीक है, एमए, कृषि शास्त्र में एमए आपके पास हो, दूसरा बीएड या फिर एलटी का डिप्लोमा आपके पास हो, तो आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, ये तो थी क्वालिफिकेशन की। मैं समझता हूँ क्वालिफिकेशन वाला जो मैटर था ना, सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा साथियों।
आप अगर इनमें से आप जिस सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं, ये क्वालिफिकेशन आप अगर धारित करते हैं, आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी वगैरह ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मुझे लगता है कि किसी के दिमाग में कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपके दिमाग में कोई डाउट रहने रहे। ठीक है, अब यहाँ पर शुल्क की बात करें तो पिछली बार भैया पैसे का जुगाड़ भी तो करना है, सभी बेरोजगार हैं, पैसा फॉर्म भरना है तो पैसे का जुगाड़ भी करना है ना। तो देख लो भैया आपको किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार भी जो है ये यूके पीएससी ने कराया था और इस बार भी यूके पीएससी करा रहा है, तो फीस का तो वही रहने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फीस का जुगाड़ आप देख लीजिए। अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपका आवेदन शुल्क जो कुल मिलाकर के आवेदन शुल्क है वो 176.55 रहेगा। 150 रुपये फीस होगी इसमें और 26.55 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क था, तो ये फीस का रहेगा। अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तो यहाँ पर भी 125 वही सेम फीस यहाँ पर भी रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वाले का भी सेम फीस यहीं पर रहेगी। अगर हम बात करते हैं एससी की, तो एससी के लिए यहाँ पर 60 रुपये है, कुल मिला के यहाँ पर 86 रुपये। और एसटी के लिए जो है कुल मिलाकर के 86.55 यहाँ पर भी रहेगी। और शारीरिक रूप से जो दिव्यांग हैं इन लोगों के लिए 26.55। और जो अनाथ बच्चे हैं उन लोगों के लिए कोई शुल्क यहाँ पर नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये डिटेल पैसे का जुगाड़ आपका जो था वो देख लीजिए। अब बात करते हैं सिलेबस की। पिछली बार जो वीडियो बनाया था उसमें मेरे को थोड़ा सा भूल गया था मैं, काफ़ी लोगों के एक आध, काफ़ी का नहीं, आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर नहीं ये 150 नंबर का होता है। हालांकि बाद में हमने क्लियर कर लिया था। और एक आध का कमेंट में ये भी देख रहा था कि भाई जब तुझे खुद ही नहीं पता तो लोगों को गुमराह क्यों कर रहा है। मैंने वहाँ पर बोल दिया था यार 150 या 200 का शायद ये होता था, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन क्लियर करके आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, हमने खुद ने एग्ज़ाम दिया था, हमको नहीं पता होगा। ऐसी बातें करते कभी कभी दिमाग से कोई चीज़ें निकल जाती हैं, तो ये लोग ऐसे कमेंट करते हैं फिर उसके बाद। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, खैर हमको कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम तो आप लोगों को जानकारी देंगे। अगर एक भी बच्चा हमसे जानकारी लेकर संतुष्ट हो जाता तो हमारे लिए वो पॉजिटिव, हम उसको पॉजिटिव ही लेंगे ना। एक भी बच्चा अगर हमारी जानकारी से अगर उसको फ़ायदा मिलता तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो दोस्तों 150 नंबर का इसमें 2 परीक्षाएं होती, जैसे कि आपको पता है। एक तो जो पहली परीक्षा होती है, ठीक है, पहली इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। और दूसरी जो एग्ज़ाम होता है वो होता है मेंस एग्ज़ाम। ठीक है ना, वो होता है मेन एग्ज़ाम। 2 परीक्षा होती है, इसमें इंटरव्यू होता था, तो इंटरव्यू अब जो है यहाँ पर से हटा दिया गया है। इंटरव्यू अब हटा दिया गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा होती है जिसमें शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनकी संख्या 150 होती है। इसका सिलेबस भी हमारे पास है। ठीक है, आपने सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस आपको बता दूंगा मैं, हो सकता है पिछली बार हमने बनाया हो चैनल पे, हमारे चैनल पे आपको मिल सकता है। ठीक है, तो 2 घंटे की ये परीक्षा होती है, 150 नंबर का ये होता है। इसमें जो है मेरिट में आना होता है। पिछली बार अलग अलग प्रकार की मेरिट गई थी दोस्तों, हर सब्जेक्ट की अलग मेरिट होती है। मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट से भरा है, ठीक है, आपने मान लीजिए पॉलिटी, एक तो पॉलिटी से भरा है, ठीक है, दूसरा आपने भर रखा है हिस्ट्री। ठीक है, 2 से आपने भर रखा एक ही फॉर्म में। अब देखिए मान लीजिए पॉलिटी की मेरिट चलेगी 70 और हिस्ट्री की चलेगी 80। अब देखिए आपके नंबर कितने हैं, आपके नंबर आए हैं 75, 75 आए, तो यानी कि आप हिस्ट्री के लिए तो एलिजिबल नहीं रहे, तो आप रहे पॉलिटी के लिए एलिजिबल। ठीक है, तो आप मेन एग्जाम जो है पॉलिटी से देंगे। अब मान लीजिए आपके 85 मार्क्स हैं, अब आप इन दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो आपकी मर्जी आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। मुझे मेरा ऐसा मानना है कि आप पदों की संख्या वगैरह देख लीजिए और उसके बाद अपनी तैयारी देख लीजिए कि आपने किस सब्जेक्ट से अच्छी तैयारी कर रखी है, आप उसी में भरना है आपने दोस्तों। ठीक है ना, तो उसी के लिए आपको ये फॉर्म भरेंगे आप। और इसमें जो ऋणात्मक है ना, निगेटिव मार्किंग इसमें होती है, क्योंकि हर परीक्षा में होती है, ये आपको ध्यान पता है ही। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। अब मेंस की बात करें तो मेन जो परीक्षा होती है वो उसमें 200 अंक आते हैं और 200 क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन, अधिकतम अंक 200, और समय 3 घंटे की परीक्षा होती है। इसमें केवल आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ठीक है ना, इसमें केवल आपका सब्जेक्ट आता है, इसमें बाकी चीज़ें कुछ नहीं आती है। आपने जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म भर रखा, केवल आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर की परीक्षा होगी। और इसमें भी मेरिट आपको बताइए, हर किसी की मेरिट अलग अलग आती है, मेरिट के हिसाब से ही इसमें सिलेक्शन होता है। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अभी करवा लीजिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम आएगा, फॉर्म आएंगे तब करेंगे। जब लास्ट डेट होती है फॉर्म भरने की, उस दिन तक आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। दूसरा, हाई स्कूल का
प्रमाण पत्र और अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए, तैयार कर लीजिए। हालांकि एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसमें प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती, लेकिन अंक तालिका की जरूरत आपको फॉर्म भरते समय भी पड़ेगी, क्योंकि जो उसमें डेट होती है वो डेट आपको फॉर्म भरते समय डालनी पड़ती है जिस दिन वो इश्यू हुई है, ठीक है ना। वैसे इंटरमीडिएट का भी है, इसकी अंक तालिका की चाहिए, लेकिन जो प्रमाण पत्र जो है आपको डीवी के समय चाहिए होगा। दूसरा तीसरा इसमें स्नातक की उपाधि, ठीक है। स्नातक आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर उसकी डिग्री आपके पास नहीं आई है तो अभी अप्लाई कर दो, डिग्री जो है आपके पास आ जानी चाहिए। अंक तालिका इसकी इसकी ज़रूरत पड़ती है समस्त वर्षों और सेमेस्टर के, आपने चाहे ईयर वाइज किया हो या सेमेस्टर वाइज किया हो, तो इनकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, सारी की सारी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्नातकोत्तर उपाधि, अंक तालिका समस्त वर्षों और सेमेस्टर की, ये भी जो है उपाधि आपके पास नहीं है तो मंगा लो भैया इसको। एलटी डिप्लोमा या फिर आपके पास बीएड की डिग्री, इसको भी आपको मंगा लेंगे आप, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए डिग्री लिखा ना, उपाधि लिखा है, ठीक है। फिर पिछली बार क्या हुआ था, जिन लोगों के पास डिग्री नहीं थी वो जो प्री में क्वालिफाई कर गए थे, तो वो लोग अपना प्री का रिजल्ट लेकर के नैनीताल यूनिवर्सिटी गए। यूनिवर्सिटी में फिर हाथों हाथ 1-2 दिन के अंदर निकलवा के लाए, क्योंकि आयोग के द्वारा फ़ोन किया गया वहाँ पर। तो ऐसी दिक्कतें क्यों करनी है भाई, अभी से अप्लाई कर लो। अगर आप जो है एलिजिबल हो, आपके पास आपने कर रखा है, तो आप अभी से अप्लाई करके ये डिग्रियां मंगा लो। अधिमानी अर्हताओं में देखिए, आप जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपने जो भी अधिमान के लिए करा, चाहे एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट हो या फिर एनएसएस हो या फिर कोई अन्य चीज़ हो, ठीक है, तो आपने जो भी है वो उसके संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना है। और स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास तैयार होना चाहिए फॉर्म भरते समय, ठीक है। क्योंकि उसका जो नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो मांगा जाता है। और एससी एसटी ओबीसी वगैरह जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो भी आपका सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले आपके पास होना चाहिए, उसका भी नंबर उसमें मांगा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है उसमें दावे किए गए हैं, उसके अभिलेख और प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। ये चीज़ें बहुत साफ साफ यहाँ पर दी गई हैं। यदि अभ्यर्थी राजधानी सेवा में सेवारत है तो सेवा योजक द्वारा प्रदत्त एनओसी, अगर आप जो है किसी सर्विस में फ़िलहाल हैं, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास एनओसी भी होनी चाहिए, ठीक है। एनओसी आपके पास होनी चाहिए और वो दिखानी पड़ेगी वहाँ पर। और उसके बाद शपथ पत्र मूल, यदि माता पिता के नाम किसी के प्रमाण पत्र वगैरह में, जैसे मान लीजिए प्रमाण आपके सर्टिफिकेट में पिताजी के नाम में चंद्र है, लेकिन किसी दूसरे में नहीं है, या कोई भी अगर उसमें आता है, मतलब शामिल नहीं होने पर, एक जैसा नहीं है, कुछ है नाम में आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसके लिए आपको शपथ पत्र बनाने पड़ेंगे, ठीक है। शपथ पत्र और एफिडेविट लगाने पड़ेंगे। ये कब की बात है, ये जब आपका डीवी होगा ना, देखो मैं कितनी बात तक की सोच रहा हूँ यार तुम्हारे लिए ना, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग डीवी तक पहुँचने वाले हैं, ठीक है। तो डीवी की बात भी अभी बता दे रहा हूँ। और फॉर्म भरने से पहले ही आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हालांकि शपथ पत्र की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ों की ज़रूरत फॉर्म भरने से पहले थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी के एफिडेविट, ठीक है, अगर आप पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा करते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके पास डीवी के लिए ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फॉर्म भरने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्म भरने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ेगी वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी हमारे, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में आपको मैं कुछ लिंक दे रहा हूँ जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप ट्विटर पे हमको फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों सब्सक्राइब करके। फेसबुक पेज भी हमारा है, उस फेसबुक पेज में आप जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम में जो लिंक दिए पीडीएफ में, इस पीडीएफ में आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे किसी भी लिंक पे, तो आप सीधे हमारे जो है हैंडल पे चले जाएंगे। इंस्टाग्राम में हम डालते हैं, ठीक है, आपको अपडेट कराते हैं, इंस्टाग्राम में आप कर सकते हैं। और वेबसाइट पर भी हमारे ब्लॉग स्पॉट पे है, तो थोड़ा सा कुछ अगर एजुकेशनल मटेरियल की ज़रूरत है वहाँ पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए पर्याप्त होगी, ठीक है। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को सारी चीज़ों से रूबरू करा दूँ, और कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि आप लोगों को दिक्कत परेशानी हो। आप पिछली बार के पदों और इस बार के पदों में भी आपने देख लिया, नहीं पिछली बार के पद देख लिए, तो इस बार भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा और कितने क्या हुए हैं, और किस तरीके से किस में ज़्यादा पद आते हैं। आपने एक अंदाज़ा होता है ना कि यार भाई पिछली बार इसमें पद ज़्यादा आए थे, क्या इस बार भी ये संभावना रहेगी। तो पदों को देख करके एक आपकी तैयारी जो अभी से कर रहे हो आप, वो ध्यान में रखते हुए आप इनको करेंगे, तो इसलिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। मैं समझता हूँ सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई है। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट्स रहते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है दोस्तों बेझिझक होकर के कमेंट करिए,
ठीक है, कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाया, ज़्यादातर कमेंट उसी टाइप के आए, तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वीडियो बना करके एक साथ सभी को जानकारी दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं साथियों। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर लीजिए वीडियो को दोस्तों, बाकी अपने दोस्तों तक भी शेयर कर लीजिए, हमारी मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जैसे जिससे कि हमारा भी मन करेगा आप लोगों के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने का, आप लोगों की हेल्प करने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।